प्रश्नावली 1.3 की शुरुआत करने के पहले हम कुछ प्रमेय को समझते हैं और फिर आगे प्रश्नों को भी करेंगे। तो पहला प्रमेय है, मान लीजिए m एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या हम पिछले क्लास में भी पढ़ चुके थे। तो m एक अभाज्य संख्या है और यदि m p स्क्वायर को विभाजित करता है, p स्क्वायर को विभाजित करता है यानी कि p स्क्वायर को कौन विभाजित कर m, तो m p को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब है कि p को भी m क्या करेगा, विभाजित करेगा, जहां पर p एक धनात्मक पूर्णांक है। p धनात्मक पूर्णांक मतलब होता है, अब ये पूर्णांक है यानी कि ये पूर्ण रूप से क्या कर दे रहा है, यहाँ डेसिमल आएगा नहीं, ये पूरे एक दूसरे को क्या कर देंगे, काट देंगे। तो इसलिए यहां पर हमको कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि अगर हम 15 के स्क्वायर को 5 से भागा देते हैं तो इसका मतलब ये है, ये कितना हो गया, 225 बट्टे भाग ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये 25 से अगर भाग देते तो ये कट गया और ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। इसका मतलब है कि अगर 15 स्क्वायर को 5 भाग दे देता है तो 15 भी 5 को क्या कर देगा, भाग दे देगा, बिल्कुल दे रहा है। तो इसी को कहने का मतलब यहाँ पर यही कहना चाह रहा है। तो प्रमेय एक यही बता रहा है कि अगर किसी चीज का वर्ग को अगर किसी चीज से विभाजित करते हैं तो उसका मूल रूप भी उससे विभाजित हो जाएगा। प्रमेय दूसरा ये कहता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसे हमको क्या करना होगा, परिभाषित करना होगा, कि इसको हमको प्रूफ करना होगा कि यह परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हम जानते भी हैं कि √2 के नीचे अगर 1 लिखते भी हैं तो हम अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या कौन होता है, जो p बटे q के टर्म में लिखा जा सकता है, तो ये इसके बराबर नहीं होता है। तो ये चीज हमको समझना है और इसको हम कैसे जाएंगे, किस तरह से प्रोसीड करेंगे, उसको आप देखते जाइए ताकि अगले प्रश्न जो इसी के तरह हैं वो भी हम कर सकते हैं। चलिए, किसी भी चीज को अगर हमको प्रूफ करना है तो यहां पर हम एक चीज करेंगे, हम विरोधाभास लेंगे, यानी कि हम मान के चलेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है और उसके बाद हम उसको ये साबित कर देंगे कि वो कथन जो हमने कहा है वो कथन क्या है, गलत है, और गलत होने के कारण हमारा वो परिमेय संख्या ना हो कि वो अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसका एक विधिवत तरीका है इसको करने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला बिंदु यही है कि हम माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। ये हम मान रहे हैं, ये एक्चुअल में होता नहीं है, तो वो अपरिमेय संख्या, लेकिन हम मान रहे हैं एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या क्या होता है, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या वो होता है जिसमें परिमेय संख्या जो कि p भाग q में दर्शाया जा सके और उसमें जो q होता है वो 0 के बराबर नहीं होता और ये दोनों पूर्णांक होते हैं। और कैसा, यहां पर याद रखिएगा कि p और q जो होता है वो सहअभाज्य संख्या होता है। अब एक नया शब्द यहां पर मिला, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या वो होता है, जैसे मान लीजिए कि 3/2 लिखें तो 3/2 अब ये कटेगा नहीं, यानी कि ये दोनों क्या है, अब सहअभाज्य संख्या। लेकिन अगर हम लिखें 15/3 तो 15/3 ये दोनों पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक है लेकिन ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये अभी कट सकता है, ये किससे कट जाएगा, 5 से, तो 3 ये क्या हो गया, 5/1। अब ये हो गया हमारा क्या, सहअभाज्य संख्या। तो जितने भी परिमेय संख्या है उसमें जो p और q होता है और वो दोनों क्या होते हैं, सहअभाज्य संख्या होते हैं। तो चलिए उसी को लिख लेते हैं कि माना √2 एक परिमेय संख्या है तथा फिर से अतः माना √2 किसके बराबर हो जाएगा, √2 p भाग q के, जहां पर q 0 के बराबर नहीं होगा तथा p एवं q सहअभाज्य संख्या है। अब आप समझ चुके हैं सहअभाज्य संख्या। इसकी एक और परिभाषा देख सकते हैं कि जिनका HCF क्या है, 1 आए, जिनका HCF 1 आए। जैसे अब 3 और 2 का HCF क्या आ जाएगा, 3 और 2 का HCF, तो 3 का हो गया 3 गुने 1 और 2 को क्या लिखेंगे, 2 गुने 1, तो दोनों का कॉमन क्या है, केवल 1, तो इसका HCF क्या है, 1। लेकिन 15 3 में करते तो क्या लिखते, 3 गुने 5
और 3 का हो गया 3 गुने 1, इसका कितना आ गया 3। तो 1 के अलावा अगर कोई भी HCF आता है तो वह परिमेय संख्या यहाँ पर P और Q सहभाज्य संख्या नहीं होते। तो हमको पहले उसको सहभाज्य संख्या में क्या करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा, तब उसके बाद ही हम उसको किस में लिख सकते हैं, P भाग Q में। तो चलिए यहाँ पर हो गया √2 Q, तब यहाँ से P का मान कितना हो जाएगा, तो P का मान हो जाएगा √2 भाग Q। अब इसका वर्ग निकालते हैं, ये विधि है, इसी विधि द्वारा सारे प्रश्न हल होंगे। तो वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर, ये हो जाएगा 2Q²। एक मिनट, ये हम क्या कर दिए, इसको हम √2 को क्या लिख दिए, P भाग Q। अब हम इसको स्क्वायर कर दिए तो ये आ गया P स्क्वायर इक्वल टू 2Q²। तो यहां से Q स्क्वायर हो जाएगा P स्क्वायर भाग 2। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। आगे बात करते हैं। अब देखिए यहां पर कि अब हमको पता है कि इस विधि से, पहला प्रमेय से, कि अगर किसी का स्क्वायर किसी से विभाजित होता है तो उसका मूल रूप भी उससे विभाजित होगा और दोनों पूर्णांक होंगे। तो यहां पर मतलब है कि P स्क्वायर पूर्णांक है या Q स्क्वायर पूर्णांक है, तो इसका भाग अगर पूरा हो जा रहा है तभी तो ये पूर्णांक हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि P स्क्वायर बटे Q एक क्या है, पूर्णांक है। कैसे पूर्णांक है, पूर्णांक इस प्रकार है, क्योंकि P अगर पूर्णांक है तो Q अगर पूर्णांक है, और Q पूर्णांक होगा ही क्योंकि ये दोनों सहभाज्य संख्या, दोनों पूर्णांक होते ही हैं, हम जानते हैं परिमेय संख्या के बारे में। तो Q स्क्वायर भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। Q स्क्वायर अगर पूर्णांक है तो इसका मतलब है कि P स्क्वायर जो इसमें भाग दे रहा है ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, तो P स्क्वायर 2 भी क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक हो जाएगा। अब P स्क्वायर बटे 2 पूर्णांक है, इसका मतलब क्या हुआ कि P स्क्वायर 2 से विभाजित है। अब P स्क्वायर जब 2 से विभाजित है, अतः हम क्या कह सकते हैं कि P से भी क्या होगा, P भी 2 से क्या हो जाएगा, P भी 2 से भाज्य है। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि P स्क्वायर बाय 2 एक पूर्णांक है, P स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसका मतलब हो गया, तो P भी क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। अब P अगर 2 से विभाजित है तो हम लिख सकते हैं क्या, P भाग 2 को मान लिए क्या, एक K1, और ये K1 क्या है, पूर्णांक है। अब ये K1 पूर्णांक है। अब K1 पूर्णांक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं P इक्वल टू 2K1। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, P बराबर 2K1। आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह से समीकरण को एक तरफ, अब ये समीकरण को उठाकर एक पर लिख देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, समीकरण 1 को रखने पर क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर, और P का मान कितना है, P का मान हम निकाल लिए यहां पर, P बाई 2 कितना है, K1, तो P इक्वल टू क्या हो गया, 2K1। तो 2K1 को P की जगह पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा 2K1 का होल स्क्वायर भाग 2। तो यहां से Q स्क्वायर का मान आ जाएगा 4K1 स्क्वायर भाग 2, ये कट गया, क्या बच गया, 2K1 स्क्वायर, यानी कि Q क्या आ गया, 2K1 स्क्वायर। तो यहां से K1 क्या आ गया, K1 स्क्वायर, Q स्क्वायर बाई 2। अब K1 क्या था, पूर्णांक था। क्यों पूर्णांक था, क्योंकि P से भाज्य है, तो भाज्य इसका मतलब है कि पूर्णांक होगा तभी भाज्य है। तो K1 अगर क्या है, पूर्णांक है, तो इसका मतलब है Q स्क्वायर 2 भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो यहां से हम क्लियर हो गया कि Q स्क्वायर बाई 2 एक पूर्णांक है। अब ये एक पूर्णांक है तो इसको भी हम मान लेते हैं, Q स्क्वायर बाई 2 को क्या मान लेते हैं, K2। ये Q स्क्वायर 2 पूर्णांक है तो इसका मतलब है कि Q भी क्या होगा, 2 से भाज्य होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि Q भी 2 से भाज्य है। प्रमेय संख्या 1.3 जो अभी हम देखे, ये प्रमेय संख्या इसमें यही कहा है जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे। अब ये Q भी 2 से भाज्य, इसका मतलब Q भी क्या है, पूर्णांक है, तो Q भाग 2 भी क्या होगा, पूर्णांक है।
अब q भाग 2 पूर्णांक है, q भाग 2 पूर्णांक है, तो इसका मतलब मान लेते हैं q/2 को मान लिए क्या k2, तो यहां से q क्या हो गया 2k2, ठीक है, ठीक, और q क्या हो गया 2k2, और 2k2 यानी कि क्या हो गया पूर्णांक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। k1 कितना आ गया, ये इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए ये 2 क्या है, q इक्वल टू 2k2 पूर्णांक है, और p बराबर कितना आया था, p बराबर आया था 2k1, ये भी पूर्णांक है 2k1। अब अगर हम p भाग q करते हैं, अब देखिए यहां पर ये पूर्णांक है, p का मान कितना हो गया 2k2। अब देखिए p तथा q दोनों क्या है, दो से क्या है, दो उसके क्या अभिनिष्ट हो गए, यानी दो के गुना में आ गया, दोनों का दो कॉमन हो गया, तो देखिए p का क्या हो गया 2k1 और q का क्या लिख लिए 2k2। अब दोनों का HCF 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पर HCF कितना आ गया 2, कॉमन फैक्टर हो गया 2। इसका मतलब यह है कि अगर 2 आ गया, इसका मतलब ये सभाज्य संख्या नहीं है, और हमारा परिभाषा क्या कहता था कि दोनों को p/q होने के लिए pq को क्या होना चाहिए सभाज्य संख्या, लेकिन यहां पर तो pq क्या आ गया सभाज्य संख्या नहीं आया है, क्योंकि इसका HCF कितना हो गया 2। अब इस सभाज्य संख्या नहीं आने के कारण यहां पर क्या हो जाएंगे, यहां पर क्या हो जाएगा p तथा q अभाज्य संख्या सभाज्य संख्या यहां पर आ गए हैं, इसका मतलब है गलत आ गए हैं, इसका मतलब यह है कि √2 जो किसके बराबर था p/q, ये दोनों सहभाज्य संख्या नहीं आए, इसका मतलब है कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है। तो आप एक लाइन ऐसे भी लिख सकते हो कि p तथा q का दो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 2 तथा 4 से स्पष्ट है कि 2 तथा इक्वेशन 4 से स्पष्ट है कि p तथा q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि 1 से अधिक है, 1 से 1 के अलावा है। तो जबकि हमने क्या माना था कि p तथा q क्या है सभाज्य संख्या, अतः कथन असत्य है और √2 एक परिमेय संख्या, यहां पर साफ हो गया, √2 एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है, तो √2 क्या हो गया एक परिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। तो √2 एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि अपरिमेय तो आया नहीं, तो ये √2 एक क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो गया। इसी प्रकार से हम दूसरे प्रश्न को भी कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न ये कहता है, ये हमारा प्रश्नावली से प्रश्न है, प्रश्न है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको साबित करना है, वो होता है। सेम विधि से करेंगे, अगेन क्या लिखेंगे कि माना, क्या मानेंगे यहां पर कि √3 एक परिमेय संख्या है, ये हम मान रहे हैं, विरोधाभास कर रहे हैं। अब √3 एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब है कि √3 बराबर क्या हो जाएगा p भाग q, जहां पर q 0 से बराबर नहीं है तथा p एवं q एक सह अभाज्य संख्या है, सहभाज्य जिसका HCF 1 हो केवल। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो p बराबर हो जाएगा √3q। अब √3q हो गया, अब इसको क्या करेंगे वर्ग करने पर, पूरी विधि सेम है, वर्ग करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा p² इक्वल टू √3q², ये रूट हट जाएगा 3q², तो यहां से q² का मान हो जाएगा p²/3। इसका मतलब क्या होता है कि q एक क्या है, q एक पूर्णांक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि p²/3 भी एक क्या होगा पूर्णांक होगा, तभी भाग हो रहा है, तभी पूर्णांक हो रहा है। और p² 3 पूर्णांक है, इसका मतलब है कि p² किससे भाज्य है, p²
3 से भाज्य है, और p स्क्वायर अगर 3 से भाज्य है इसका मतलब हो गया कि p भी 3 से भाज्य है, 3 से भाज्य होगा। क्लियर है? अब ये 3 से भाज्य हो गया तो कहानी हमारी यहां पर शुरू हो गई। तो यहां पर हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगा कि p बराबर कितना हो गया, मान लेंगे कि p बटे 3 क्या है, k1। तो यहां से हमारा आ गया कि p इक्वल टू 3k1, और ये हमारा आ गया, ये q स्क्वायर, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, और ये हमारा हो गया दूसरा इक्वेशन। आगे देखते हैं, अब सेम काम करेंगे जो उस पिछले बार किए थे। अब देखिए यहां पर कि p बराबर 3k1 निकल गया। अब इसका मान को क्या करेंगे, हम इसमें भरेंगे। तो क्या हो जाएगा, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक पे रखो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, q स्क्वायर इक्वल टू p कितना 3k1, तो 3k1 का वर्ग बटे कितना आ गया 3, तो ये हो जाएगा 9k1 स्क्वायर भाई 3, तो ये कितना हो गया 3, तो q स्क्वायर आ गया 3k1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से k1 क्या आ गया, k1 का मान हो गया, k1 का मान हो गया q स्क्वायर भाग 3। अब देखिए k1 क्या है, पूर्णांक है, जानते हैं हम k1 क्या है, पूर्णांक है, तो q भी क्या होगा, पूर्णांक, और q1 स्क्वायर बाई 3 पूर्णांक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर q1 स्क्वायर बाई 3 एक क्या है, पूर्णांक, और ये पूर्णांक होने के कारण यहाँ पर q1 भी क्या होगा, q1 भाग 3 भी एक क्या होगा, पूर्णांक होगा। प्रमेय संख्या 1.3 पूर्णांक होगा। अब ये पूर्णांक है तो इसका मतलब हम q1 बाई 3 को क्या मान लिए, k2, तो यहां से आ जाएगा हमारा q1 इक्वल टू 3k2। ठीक है, तो ये हो गया q1 स्क्वायर, ये हो गया 3, और ये हो गया 4। अब 2 और 4 को देखेंगे तो q1 बराबर 3k2 और p इक्वल टू 3k1, तो दोनों में एक से अधिक क्या आ गया, HCF कितना आ गया, यहाँ पर HCF आ गया हमारा 3। लेकिन हमारा ये पहला कंडीशन है कि p एवं q एक सहअभाज्य संख्या होगा, लेकिन यहाँ पर p q सहअभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब है कि यह एक √3 p भाग q एक अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि परिमेय साबित नहीं हुआ। तो ये है हमारा पास √3 का प्रश्न। अगला एक प्रश्न देखते हैं जो इसी प्रकार से है, जिसमें हम नंबर और रूट दोनों को लेंगे। अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्नावली का है, उदाहरण में दिया हुआ है, दर्शाइए 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। फिर से वही स्टेप करेंगे, माना 5 माइनस 2 एक विरोधाभास लेंगे, एक परिमेय संख्या। अब ये परिमेय मान लिया, इसका मतलब क्या हो गया कि 5 माइनस √3 को हम किस में लिख सकते हैं, p भाग q, जहां पर q बराबर नहीं है किसके, 0 के, तथा p एवं q एक सह अभाज्य संख्या है। सभाज्य संख्या है p बराबर p और q। तो यहां से अब क्या करेंगे, रूट वालों को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको इधर लेते जाएंगे। तो ये हो जाएगा 5 माइनस p बाई क्यू, और इधर आ गया √3, तो इसको ऐसे करके लिखिए। अब दोनों तरफ क्या कर सकते हैं हम लोग, स्क्वायर कर सकते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 5q माइनस p भाग q, ये हो गया √3। इन दोनों को क्या करेंगे, स्क्वायर।
दोनों तरफ वर्क करेंगे तो क्या आ जाएगा, वर्क करेंगे तो वर्क करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगा। अब यहां पर देख चीज समझिए कि अगर √3 जो है यहाँ पर 5q माइनस पी बाई क्यू एक पूर्णांक है। क्यों पूर्णांक है वो समझिए। अगर p और q पूर्णांक है, जैसा हमने माना p और q क्या है, पूर्णांक होता है परिमेय संख्या में, तो p q पूर्णांक है तो उसमें कोई चीज गुना करके घटाएंगे तो 5q माइनस p भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। और एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग दे रहे हैं यहाँ पर, तो p भाग q क्या हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू भी क्या हो जाएगी, पूर्णांक, क्योंकि हम माने हैं कि ये क्या है, पूर्णांक है। तो 5q माइनस p क्या हो जाएगा, पूर्णांक होगा। अब यहां पर इसकी पूर्णांक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 5q माइनस p बाई q एक क्या है, परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन अब 5q माइनस p बाई q √3 है, और ये √3 क्या होता है, अभी हमने प्रूफ किया है कि यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो दोनों अगर p बाई क्यू मान लीजिए पूरा p बाई क्यू है, यह एक क्या है, परिमेय संख्या है, तो इसका भाग होगा तो यह अपरिमेय आ ही नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि जो एक अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब यह है कि 5q माइनस क्यू यह एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है, समझ में आया? फिर से देखिए, स्क्वायर करने की यहाँ आवश्यकता भी नहीं है, करके भी देख सकते हैं। तो ये 5q माइनस p को हम लोग क्या, p बाई क्यू क्या माने हैं, परिमेय संख्या। तो 5p परिमेय है और दोनों पूर्णांक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अब ये 5q माइनस p इसका स्क्वायर परिमेय है, तो ये भी परिमेय हो जाएगा। तो 5q माइनस p बाई क्यू क्या है, पूर्णांक है, और ये पूर्णांक है, तो 5q माइनस p बाई क्यू क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। और इसकी मान कितनी है, √3। लेकिन √3 अभी हम लोग प्रूफ किए हुए हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब यह है कि 5q माइनस p का जो हम लोग माने थे कि यह एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय ना होकर क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो प्रश्नावली 1.3 में इतने ही प्रकार के प्रश्न थे, और जो भी प्रश्न बचे हैं वो सारे प्रश्न इन्हीं की तरह है, उनको इसी विधि के द्वारा हमको करना। अब यहाँ प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। ठीक, तो फिर अगला भाग हम अगले क्लास में करेंगे।